मेहरोत्रा सर, आपसे शुरू करता हूं। क्या मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हो गई, भले से रूस का नाम नहीं लिया गया हो, साथ में यह भी कहा गया कि कोई भी देश परमाणु हमले की धमकी नहीं दे सकता। इसका कूटनीतिक महत्व क्या है नई दिल्ली डिक्लेरेशन का विश्व के संदर्भ में? देखिए, विश्व के संदर्भ में अगर आप देखें तो 1945 में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर एडॉप्ट किया गया था और उस चार्टर में दो चीजें सबसे ऊपर रखी गई थी उसके प्रीएम्बल में कि वी वांट टू एलिमिनेट द स्कर्ज ऑफ वॉर्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ एंड टू we must all together work for the prosperity of all nations and their economic development, eliminate poverty. G20 ने जो आज प्रदर्शन किया है वो इस सूत्र की परिणति है। वो इस सूत्र को पूरे रूप से अपनाता हुआ और एक डिक्लेरेशन बनाने में उसको जो सफलता मिली है वो उसका कोई सानी है नहीं। मैं ये सोचता हूं कि अब आगे जो हमारा रोड मैप होगा उसमें ये सारे देशों ने समझ लिया है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, हमारा युग शांति का युग है और जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जहां कहीं भी तफरके हैं, उनका सबका समाधान शांतिपूर्वक और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के साथ होना चाहिए। युद्ध की कोई चर्चा न करे। दूसरे जो यूनाइटेड नेशंस है, इट इज एन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस एंड नो नेशन हैज द राइट टू commit any aggression on their territory, and therefore this has been reiterated also that this principle must be accepted, has been accepted by all and must be adopted by all and followed by all. G20 डिक्लेरेशन इसको दोहराता है पूरा का पूरा। और तीसरा जो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछली समिट में भी यही कहा था, समरकंद में भी यही कहा था, पुतिन से बात करने में भी यही कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, युद्ध का युग नहीं है, बातचीत करो और इस समस्या का समाधान निकालो। वो बात पूरी तरह से मना ली गई है और मैं ये सोचता हूं कि पिछले एक साल में जितनी भी मेहनत भारत ने की थी उसका ये परिणाम बहुत ही प्रशंसनीय है। थैंक यू। बहुत सुंदर ढंग से समझाया सर आपने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस बना था, उसका नाम पहले यूएनओ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अब यूएन हो चुका है। और उसी संदर्भ में आपने 1945 के बाद का एक डिक्लेरेशन और उसी के बराबर पैरेलल आपने न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन को रखा है। बहुत बड़ी बात है अगर वर्ल्ड डिप्लोमेसी के हिसाब से इसको देखा जाए। ओपी गुप्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या आपको लगता है आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है वो खत्म हो पाएगा? देखिए, चारों तरफ से रशिया पर प्रेशर पड़ रहा है, तो रशिया आइसोलेशन में तो नहीं जी सकता, इसलिए उसको कुछ अमेंड करना होगा जरूर से। और ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये एक तरीके से फेस सेविंग डिवाइस है रशिया के लिए, कैसे कि इसमें हम लोगों ने रशिया को एग्रेसर नहीं डिक्लेयर किया है, तो इसलिए जो है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और हमारे समझ से रशिया जो है वो बातचीत के लिए तैयार होगा। कैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ये लोग जो है उस पर अपना यूनिलेटरल सैंक्शन बनाए हुए हैं, तो रशिया अधिक देर तक नहीं चल सकता। और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन, डिप्लोमेसी और डायलॉग इज द सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट मैसेज चाइना को भी है कि देखो जी, हम लोगों के बीच जो झगड़े हैं उसको डायलॉग से ही सुलझाना है। और यही चीज प्राइम मिनिस्टर ने अभी 8 सितंबर को जो वो इंडोनेशिया गए थे आसियान की मीटिंग में, वहां भी उन्होंने कहा कि जितने आसियान के कंट्रीज हैं उनका चाइना से सॉवरेनिटी और टेरिटरी को लेके प्रॉब्लम्स है, तो इन सभी मैं सर आपको रोकूंगा गुप्ता जी। काउंटर टेररिज्म पे एस जयशंकर जी कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। टेररिज्म इज अ वेरी स्ट्रांग कंसर्न which the entire international community, not just the G20, shares. The 74 deals with illicit trafficking and diversion
of small arms and light weapons. So I think these are concerns. So within the G20, I think these conversations are quite helpful, but obviously in terms of policy action, they will be carried into their particular mechanisms and forums which focus on the issue. With regard to the to the comparison with the Bali Declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then, and in fact, if you see in the geopolitical segment of the Leaders' Declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue, and many of them highlight problems which are of great contemporary significance. I mean, including the efforts of the Istanbul agreements, the concerns about unimpeded deliveries of grain, foodstuff, and fertilizers, the issues of attacks on the relevant infrastructure. So I think it's, one should not have a theological view of this. I think the New Delhi Declaration responds to the situation and concerns as it is today, just as the Bali Declaration did in a situation which was there. ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि बाली डिक्लेरेशन में भी क्या था, ये बातें कही गई थी। उन्होंने कहा था परिस्थितियां बदल गई है, एक साल में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, एक साल में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि मानवता को इस युद्ध से क्या नुकसान हो रहा है, सभी लीडर्स ने इस पर एम्फेसाइज किया। जैसे सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है, ग्रेन वगैरह जो यूक्रेन से आता था वो रुक गया है, बाकी आपको पता है देश के दुनिया की सप्लाई चेन का क्या हाल है, तो इस पर बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब, अपना बात कंप्लीट कीजिए। क्या आपको लगता है कि रशिया को अब इस डिक्लेरेशन के बाद 2 बार सोचना पड़ेगा? देखिए, रशिया पर तो प्रेशर बढ़ रहा है और रशिया आइसोलेशन में नहीं जीत सकता है, उसको भी कंट्रीज का साथ चाहिए। चाइना का साथ वो ले रहा था, लेकिन चाइना में ही खुद ही आर्थिक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो इसलिए हमको लगता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मॉस्को पर जरूर इफेक्ट होगा, और अगर इसको एक्टिवली परस्यू किया जाए यूक्रेन और रशिया के साथ, तो उन लोगों में एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। जी